हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सिमरन स्टडी में। तो आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ हिंदी दैनिक पाठ्य योजना पद्य भाग की। जो हिंदी की डायरी बनाई जाएगी लेसन प्लान की, उसमें 20 लेसन प्लान बनेंगे, जिसमें से उसमें 5 लेसन प्लान गद्य के बनाए जाते हैं, 5 पद्य के, 5 व्याकरण के और 5 रचना के। इस प्रकार ये 20 लेसन प्लान बनाए जाते हैं। तो आज मैं आपके साथ हिंदी पद्य का एक लेसन प्लान शेयर करने जा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं, हालांकि मैंने इसको डायरी में नहीं बनाया, रजिस्टर में बनाया। तो आप देख सकते हैं जो सारा फॉर्मेट है वो मैंने डायरी का ही लिखा है। जैसे कि दिनांक, विद्यालय जो भी आपको अलॉट हुआ है विद्यालय इंटर्नशिप के लिए, तो आप उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। संबंध इकाई, यानी कि जो इकाई गद्य की है, पद की है, व्याकरण की है या फिर रचना की है। तो ये पद्य का यानी कि कविताओं की रचना है, तो इकाई लिखेंगे पद। पाठ क्रमांक जो भी आपका पहला, दूसरा, 15वां जो भी पाठ नंबर है। पाठ्य प्रकरण हमने लिया भोर और बरखा, मीरा जी द्वारा रचित ये पद्य है, तो उसमें से लिया है मैंने। कक्षा 7 है, कलांश जो भी आपको मिला है या कल्पना के आधार पर लिख दीजिए। समय, विषय और प्रस्तुत पाठ सहित अब तक पढ़ाए गए पाठों की संख्या जितनी भी, आपका जो भी लेसन होगा उसको लिखेंगे। अब डायरी में जैसे होता है कि जो फ्रंट पेज होता है पहला ही लेसन प्लान का, उसमें उद्देश्य और व्यवहारगत परिवर्तन लिखा होता है। तो 6 उद्देश्य लिखे जाते हैं। तो पहला है ज्ञानात्मक। आपको ये एक ही पेज में 6 के 6 उद्देश्य लिखने हैं। हालांकि मेरे रजिस्टर में ये कंप्लीट नहीं आया, तो इसलिए मैंने 2 पेज इस्तेमाल कर लिए, लेकिन आपको ये उद्देश्य और व्यवहारगत परिवर्तन एक ही पेज में लिखना है। इस प्रकार ये सब यहाँ तक आना चाहिए। तो पहला उद्देश्य ज्ञानात्मक, इसमें हम 2 पक्ष लेते हैं, कला पक्ष और भाव पक्ष। पद्य के हमेशा 2 भाग होते हैं, कला पक्ष और भाव पक्ष। कला पक्ष में भाषा तत्वों के बारे में देखा जाता है कि भाषा कैसी है, शब्द शैली कैसी है, अलंकार कौन सा है, उसमें शब्द शक्तियाँ कौन सी है, मुहावरे या लोकोक्तियों का प्रयोग हुआ है कि नहीं, तो वो सब चीज़ें लिखी जाती है। और भाव पक्ष में रस कौन सा है, क्या उसमें भावना है, उससे हम क्या प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं, क्या नया सीखने को मिल रहा है, हम किस प्रकार के हम उसके भावनात्मक बंधन में बंध रहे हैं, उससे क्या कुछ सीखा जा सकता है। तो ये सब चीज़ें होती है। तो कला पक्ष में आप देख सकते हैं, इसमें मैंने 3 बिंदु लिए हैं। आप चाहें तो 2 भी लिख सकते हैं, कम से कम 2 लिखने, और अधिकतम तो आप 4, 3 इतने लिख सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 तो आपको लिखने ही होंगे। तो आप इस प्रकार थोड़ा छोटा लिखिए ताकि आपके एक ही पेज में ये उद्देश्य आ जाएं 6 के 6। तो पहला बिंदु है, विद्यार्थी भोर और बरखा नामक कविता के भाषा तत्वों का प्रत्यभिज्ञान एवं प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। प्रत्यभिज्ञान से तात्पर्य है कि वह पुनः पहचान कर सकेंगे, एवं प्रत्यय स्मरण का मतलब वह पुनः स्मरण कर सकेंगे, यानी कि याद कर सकेंगे। विद्यार्थी कविता में आए नवीन शब्दों को स्वराघात, बलाघात द्वारा शुद्ध उच्चारण कर सकेंगे। और तीसरा बिंदु है, विद्यार्थी विषय वस्तु का संश्लेषण और विश्लेषण कर सकेंगे। और भाव पक्ष में मैंने एक ही बिंदु लिखा है, तो विद्यार्थी भोर और बरखा नामक कविता की विषय वस्तु से अवगत होकर रसास्वादन कर सकेंगे। दूसरा है अर्थग्रहण। ये आप कलरफुल पेन से भी लिख सकते हैं, जो भी उद्देश्य है, ज्ञानात्मक, अर्थग्रहण, अभिव्यक्ति जो भी है, आप अच्छे से इसको डेकोरेट करके कलरफुल पेन से लिख सकते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैंने तो रजिस्टर में बनाया है इसलिए मैंने लिखा नहीं है इसमें, लेकिन आप मेरी पुरानी वीडियोस देखोगे, डायरी की जो मैंने लेसन प्लान डायरी में बना के शेयर करे हैं, तो उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से लिख रखा है और कलरफुल पेन से लिख रखा है, तो वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। तो आप उसको देख के बना सकते हैं। तो यहाँ आप लाइन खींचेंगे, जो भी आप बनाएंगे डायरी में उद्देश्य और व्यवहारगत परिवर्तन लिखेंगे, तो जो भी आपका उद्देश्य आएगा उसके एक के बाद एक लाइन खींचेंगे ताकि अच्छा लगेगा। बाकी इसमें आप कलर भी भर सकते हैं, लेकिन मेहनत ज़्यादा होगी, लेकिन जिसकी रुचि है वो कर सकता है। पहला बिंदु है, विद्यार्थी भोर और बरखा कविता को मनोयोग से सुनकर कविता का सार ग्रहण कर सकेंगे। दूसरा,
विद्यार्थी भोर और बरखा कविता को पढ़कर कविता के विचारों तथा तथ्यों का चयन करेंगे। तीसरा है अभिव्यक्ति। विद्यार्थी सस्वर कविता पाठ करके अपनी मौखिक अभिव्यक्ति प्रस्तुत करेंगे। और दूसरा बिंदु है विद्यार्थी मुहावरेदार भाषा का प्रयोग कर सकेंगे। अब फिर इसके बाद लाइन खींचेंगे आप और फिर चौथा लिखेंगे अभियोग्यता। विद्यार्थी उचित स्वर, आरोह अवरोह से कविता पाठ करने की अभियोग्यता विकसित कर सकेंगे। अब देखिए इसमें पेज में मेरे 4 ही उद्देश्य आए हैं, लेकिन आपको इसी पेज में 6 के 6 लिखने हैं उद्देश्य, तो आप थोड़ा छोटा लिखिएगा डायरी में। तो अगला उद्देश्य है अभिरुचि। विद्यार्थी भोर और बरखा नामक कविता पढ़कर सद साहित्य एवं उनके कवियों के प्रति रुचि विकसित कर सकेंगे। और दूसरा बिंदु है विद्यार्थी अन्य कविताओं को कंठस्थ कर सकेंगे। और लास्ट है अभिवृत्ति। विद्यार्थी भोर और बरखा कविता के माध्यम से त्याग की भावना का विकास कर सकेंगे। तो ये यहाँ पे हमारे उद्देश्य समाप्त होते हैं। और इसके आगे जो डायरी के फॉर्मेट के हिसाब से जो आगे है मैंने वही लिखा है, आप देख सकते हैं। ये देखिए इसके बाद आएगा सहायक सामग्री, तो आप उसमें लिखेंगे जो भी आप उपयोग कर रहे हैं। लपेट फलक है, झाड़न है, श्वेत वर्तिका, श्वेत वर्तिका से तात्पर्य चौक, संकेतक चार्ट आदि। और पूर्व ज्ञान आएगा उसके बाद। तो इसमें विद्यार्थी भोर और बरखा के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना, प्रस्तावना में हम एक पद लेंगे, लाइनें लेंगे, पंक्तियाँ लेंगे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर काटो जम की फांसी, ये वाला पद लेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। लेकिन उससे पहले हम कुछ प्रश्न पूछेंगे, यानी कि प्रस्तावना कौशल, पठोपस्थापन जो डायरी में लिखा हुआ है, यानी कि प्रस्तावना कौशल है जो, वो लिखेंगे। इसमें कम से कम 4 प्रश्न तो बनाने ही होते हैं, अधिकतम हम 6-7 बना सकते हैं। सामान्यतः 5 बनाए जाते हैं, लेकिन कम से कम 4 जरूरी है। छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्र या छात्रा क्रिया। तो पहला जो प्रश्न है, प्रस्तुत दोहा किसके द्वारा रचित है, जो हमने अभी ऊपर लिखा है मीरा के प्रभु गिरधर वाला। तो प्रस्तुत दोहा किसके द्वारा रचित है, उत्तर मीरा द्वारा। छात्र उत्तर देंगे। दूसरा है मीरा किसकी फांसी काटना चाहती है, तो दूसरा उत्तर है जन्म मरण की फांसी काटना चाहती है। तीसरा प्रश्न है मीरा जन्म मरण काटने हेतु किसकी भक्ति कर रही है, तो वो श्री कृष्ण जी की भक्ति कर रही है। और चौथा प्रश्न है श्री कृष्ण की भक्ति से संबंधी मीरा के अन्य दोहे बताइए। तो ये समस्यात्मक प्रश्न है। तो अन्य दोहे जो वो छात्रों की किताब में है, तो उस पाठ में है, उसके बारे में पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे, उसी पे ये आधारित है लेसन प्लान। और आगे आएगा उद्देश्य कथन। तो हम छात्रों को, जैसा कि आप संबोधित करेंगे, छात्रों आज हम मीराबाई द्वारा रचित भोर और बरखा कविता का अध्ययन करेंगे। आप अपनी लैंग्वेज में भी और अच्छा लिख सकते हैं कि प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको ये पढ़ाने वाला हूँ या पढ़ाने वाले हूँ। तो आप मनोयोग पूर्वक और धैर्य पूर्वक सुने, कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इत्यादि। आप सब चीज़ें बच्चों को रुचिकर तरीके से बता सकते हैं और लिख भी सकते हैं। आप ज़्यादा अच्छा लिखेंगे तो उसका जो चेक करेगा उस पर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा और आपके डायरी में जो लास्ट में लिखा जाता है पर्यवेक्षक टिप्पणी, उसमें बहुत अच्छी कमेंट्स लिखी जाएगी। अगला है, इसके बाद आएगा पाठ का विकास। और उसमें डायरी में जो 4 बिंदु दे रखे हैं मैंने यहाँ पे लिख दिए, 4 बक्से आएंगे। अध्यापन बिंदु, दूसरा अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं और चौथा श्यामपट्ट सारांश एवं कार्य। तो जो पद है उसका जो पहला अध्यापन बिंदु यानी कि शिक्षण बिंदु लिया जाएगा वो आदर्श वाचन होगा। तो आदर्श वाचन में क्या है, छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों के सम्मुख कविता का उचित यति गति लय पूर्वक सहस्वर वाचन करेंगी। छात्र क्रिया में क्या होगा, विद्यार्थी मनोयोग व धैर्य पूर्वक सुनेंगे। तो सबसे पहले आदर्श वाचन किया जाता है पद्य भाग का, और गद्य का भी यही होता है। और फिर क्या किया जाएगा, इसमें जो भी हम पद ले रहे हैं, जहाँ तक मानो कि एक पद ले रहे हैं या फिर दूसरा पद ले रहे हैं, तीसरा या चौथा, ऐसा नहीं है कि हमको एक ही दिन में एक लेसन पढ़ाना होता है। हम उसको 2-3 भागों में बांट के या 4 या 5 भागों में बांट के छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके बच्चों को पढ़ाएंगे। कम समय में उन्हें ज़्यादा समझ आएगा और उन्हें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। ये नहीं कि हमने 20 दिन में 20 के 20 पाठ पढ़ा दिए, नहीं,
आप एक ही पाठ को 3-4 दिन तक पढ़ा सकते हैं, उसको अच्छी तरह समझा सकते हैं 3-4 भागों में बांट के। तो हम मान के चलो हम पहला ही पद ले रहे हैं, तो जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, डैश डैश करके लिख देंगे जहाँ तक आप ले रहे हैं। इसमें लास्ट में मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आया को तोरे, तो ये पहला ही पद मैंने लिया है। और आप डायरी में भी पद भाग के ऐसे ही इसी पाठ से 4 लेसन बना सकते हैं, क्योंकि हम उसको 4 भागों में विभाजित करके बना रहे हैं। तो आप इसी पाठ के 4 लेसन प्लान बना सकते हैं। आप हर बार नया पद ले लेंगे या फिर 2 ले सकते हैं, मैंने हालांकि इसमें 1 ही लिया है। इसके बाद जो अगला शिक्षण बिंदु आएगा, आप लाइन खींच के लिखेंगे अनुकरण वाचन। और हाँ, ये आपको इस प्रकार मिनी चार्ट बना के छोटा सा सफ़ेद कागज़ लेके चिपका के और तब लिखना है। और आप इसको यहाँ से बॉर्डर करके कलरफुल पेन से लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में डाल रखा है, आप देख सकते हैं। दूसरा स्टेप है, दूसरा जो अध्यापन बिंदु है अनुकरण वाचन। तो इसमें क्या है, छात्राध्यापिका या फिर छात्राध्यापक विद्यार्थियों को पाठ के अनुकरण वाचन का आदेश देगी या देगा, और छात्र क्या करेंगे, विद्यार्थी निर्देशानुसार अनुकरण वाचन करेंगे। अगला इसके बाद क्या आएगा, तीसरा अध्यापन बिंदु है अशुद्धि संशोधन। तो छात्राध्यापिका विद्यार्थियों द्वारा उच्चारित अशुद्ध शब्दों को अन्य छात्रों की सहायता से शुद्ध करवाएगी, और जो छात्र हैं वो क्या करेंगे, छात्र क्रिया में विद्यार्थी निर्देशानुसार शुद्ध वाचन करेंगे। अब इसमें आप देख सकते हैं जो भी अपने पद लिया है उसमें जो भी अशुद्ध शब्द हैं उनको शुद्ध करके बच्चों को समझाया जाएगा। तो ये जैसे प्रभु को प्रभु बोल रहे हैं, कांटो को कांटो बोल रहे हैं, जम को जस बोल रहे हैं, फांसी को फांसी बोल रहे हैं, तो गलत शब्द उच्चारण कर देते हैं। तो हम कोई भी भाषा का विषय पढ़ाते हैं तो उसमें शब्दों का उच्चारण महत्वपूर्ण है, शुद्धियाँ, काठिन्य निवारण, ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें हमें बच्चों को सिखानी भी और ख़ुद भी सीखनी है। तो आप इसको इस प्रकार मिनी चार्ट में लिखेंगे, ऐसे ही लिखा जाएगा, और उनको समझाने के बाद उनको ब्लैक बोर्ड पे श्याम पट्ट पे भी लिखा जाएगा। तो इसलिए हम लेसन प्लान में एक ब्लैक पेपर में श्याम पट्ट के रूप में लेंगे, और जो सिल्वर कलर का पेन है वो चौक के रूप में। तो आप सेम इसको यहाँ पे भी लिखेंगे, और जो बच्चे हैं वो इसको अपनी नोटबुक में अंकित करेंगे कि ये शब्द का उच्चारण ऐसे नहीं ऐसे होगा, ताकि वो अच्छे से सीख सकें। तो आप ये लिख दीजिएगा। अगला अध्यापन बिंदु है काठिन्य निवारण। बच्चों की गलतियाँ गलतियाँ नहीं, जो शब्द है उनका अर्थ बताना है, जो कठिन शब्द है वो समझ नहीं पा रहे उनका अर्थ बताना है और समझाना है। तो छात्राध्यापिका छात्रों को पाठ में कठिन शब्दों का निवारण कराएगी, और आप जो भी पद लिया आपने 1, 2, 3, 4, तो उसमें जो भी शब्द हैं आपको लग रहा है कि बच्चे नहीं समझ पाएंगे तो आप वो लिखेंगे। शब्द पहले में ही जैसे भोर आया तो उसका अर्थ क्या है, प्रातः यानी कि सुबह, रखवारे यानी कि रक्षा करने वाले, प्रभु का मतलब ईश्वर, ललना बेटा, मोरे यानी कि मेरे। तो ये सब छात्र भी हैं अपने नोटबुक में अंकित करेंगे। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि छात्र श्याम पट्ट सारांश को अपनी नोटबुक में अंकित करेंगे और उन्हें याद भी करके लाएंगे। तो शब्द और अर्थ आप इसको ब्लैक बोर्ड के श्याम पट्ट पे लिखेंगे। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं ब्लैक चार्ट पे ना। जो अगला अध्यापन बिंदु है फिर वो बोध प्रश्न का है, यानी कि अब छात्रों को पाठ कितना समझ में आया उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। हम जो पढ़ा रहे हैं उनको कितना समझ आ रहा है बोध प्रश्नों के माध्यम से ही पता चलेगा। अगर वह उत्तर नहीं दे पा रहे तो इसका मतलब हमारा पढ़ाने का तरीका गलत है। इससे हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि हमने जो पढ़ाया बच्चों को कितना समझ में आया। तो आप अपने हिसाब से भी क्वेश्चन ले सकते हैं, जो मैंने लिया आप देखिए। क्वेश्चन वही होने चाहिए जो आपने पद लिया है। अब इसमें छात्राध्यापिका बालकों से पाठ में आए बोध प्रश्नों को पूछेगी। तो इसमें प्रश्न 1 है, बाल कृष्ण को कौन जगा रही है? तो उत्तर माँ यशोदा। प्रश्न 2, ग्वाली ने क्या मथ रही है? तो उत्तर दही। श्री कृष्ण के सखा किसका उच्चारण कर रहे हैं? तो उत्तर है जय जय का। और चौथा प्रश्न है, गायों के रखवालों के हाथों में क्या है? तो उनके हाथों में माखन रोटी है जो श्री कृष्ण जी खा रहे हैं।
उनको माखन बहुत ही प्रिय है, ये सब चीज़ें आप उनको बता सकते हैं। और श्यामपट्ट सारांश में जो प्रश्न हैं उनके उत्तर लिखे जाएंगे और छात्र उनको अपनी नोटबुक में अंकित करेंगे। और इसके बाद जो अगला अध्यापन वाचन होगा, अध्यापन बिंदु होगा, वो होगा मौन वाचन का छठा बिंदु। तो छात्राध्यापिका सभी छात्रों से मौन वाचन करने का निर्देश देगी और छात्र क्रिया में लिखा जाएगा निर्देशानुसार सभी बालक या छात्र मौन वाचन करेंगे। श्यामपट्ट सारांश में कुछ नहीं लिखा जाएगा, ये खाली छोड़ा जाएगा बॉक्स। इसके बाद अगला अध्यापन बिंदु है 7वां, विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप एक भी प्रश्न ले सकते हैं और 2, और इससे ज़्यादा लेंगे तो डायरी में आएगा ही नहीं, तो 2 बहुत है, क्योंकि ये बड़े प्रश्न हैं और आपको समझाना भी पड़ेगा। तो इसमें छात्राध्यापिका छात्रों से विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न करेगी। तो प्रश्न प्रथम है, सावन किसको मन भावन लगने लगा? तो उत्तर है मीरा को, और ये श्यामपट्ट पे लिखा जाएगा, इसलिए आप ब्लैक पेपर पे सिल्वर कलर के पेन से लिखेंगे श्यामपट्ट सारांश वाले बॉक्स में। तो छात्राध्यापिका इसको समझाएगी भी और छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। छात्राध्यापिका का कथन है, मीरा को सावन मन भावन इसलिए लगने लगा क्योंकि सावन के महीने में वर्षा की बूंदों से श्री कृष्ण के आने की भनक अर्थात श्री कृष्ण के आने का एहसास होता है। साथ ही इस समय प्रकृति भी बड़ी सुहावनी लगती, इसलिए जो मीरा को है वो सावन मन भावन लगता है, क्योंकि उनके प्रियतम श्री कृष्ण आ रहे हैं और उनको एहसास होता है कि वो उनसे मिलने आ रहे हैं, तो उनको सावन बहुत ही मनभावन लगता है। अगला प्रश्न है, पाठ में किस स्थान का वर्णन हुआ है? तो छात्र उत्तर देंगे ब्रज की भोर का, और ये भी आप श्यामपट्ट पे लिखेंगे ताकि छात्रों को अच्छे से समझ में आ जाए। और छात्राध्यापिका उन्हें समझाएगी। इसमें उत्तर है, उत्तर नहीं, छात्राध्यापिका कथन है, ब्रज में भोर होते ही सभी घरों के किवाड़ खुल जाते हैं, गोपियां दही माखन विलोने लगती है, उनके कंगन खनकते हैं तथा पूरे वातावरण में मधुर संगीत गूंजने लगता है और मंदिरों में मंगल गान होने लगता है। तो ब्रज की भोर का वर्णन हुआ है, और जो ब्रज है वहाँ पर कितनी सुंदर भोर होती है, कितना अच्छा होता है, इसमें ये सब आप समझा सकते हैं बच्चों को अपनी भाषा में। छात्र क्रियाएं में यही लिखा जाएगा कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, जो मैंने यहाँ पहले पे ही लिख दिया था पिछले पेज में। श्यामपट्ट सारांश में कुछ नहीं लिखा जाएगा, बस जो उत्तर है ब्रज की भोर का वर्णन किया गया वही लिखा जाएगा। आखिरी और अंतिम अध्यापन बिंदु होगा वो होगा सारांश कथन, जो पाठ को सारांश रूप में समझाया जाएगा। तो ये सारांश कथन आपको मिनी चार्ट लगा के, छोटा सा चार्ट वाइट पेपर लेके लगाना है। तो उसमें जो भी आप सारांश से इस प्रकार 1-2 लाइनें लिख के डॉट डॉट करके अंत में लाइनें लिख के समझा सकते हैं। मैंने जो लिखा है आप ये लिख लीजिएगा। और छात्र क्रियाएं में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे, ये लिखा जाएगा। अब ये यहाँ पे अध्यापन बिंदु समाप्त होते हैं और इसके अंत में डायरी के फॉर्मेट के हिसाब से यहाँ पे पुनरावृत्ति या मूल्यांकन प्रश्न दिए गए हैं। तो बच्चों को पाठ कितना समझ में आया, ये सब आप उनसे मूल्यांकन प्रश्न करके ही पूछेंगे, जानेंगे। और इसमें निर्देश सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न 1, भोर और बरखा पाठ की रचयिता है। तो आप इनके जो उत्तर हैं वो लिख लीजिएगा और ये प्रश्न भी देख लीजिएगा, ऐसा ही लिखा जाएगा। आप निर्देश को ब्लैक पेन से लिख सकते हैं और प्रश्न को लाल पेन से, और जो बाकी उत्तर वगैरह है वो नीले पेन से लिख सकते हैं। और ये देखिए, और अंत में, सबसे अंत में गृह कार्य दिया जाएगा। तो गृह कार्य मीरा द्वारा किए गए ब्रज की भोर का वर्णन करो या कीजिए। तो जो गृह कार्य है वो भी श्यामपट्ट पे दिया जाता है, ताकि सब बच्चों को अच्छे से समझ आ जाए कि हमें क्या गृह कार्य मिला है, हमें क्या याद करके आना है। तो वो हमेशा श्यामपट्ट पे लिखा जाता है और मौखिक रूप से बताया भी जाता है। तो आपको गृह कार्य एक ब्लैक श्यामपट्ट बना के सिल्वर कलर से लिखना, ताकि बच्चों को समझ आ जाए कि क्या होमवर्क मिला है, क्या गृह कार्य मिला है। तो
ये इस प्रकार लेसन प्लान बनेगा दोस्तों। अगर आपको ये लेसन प्लान पसंद आया, वीडियो अच्छी लगी, समझ में आया, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और जिन भी आपके दोस्तों को ज़रूरत है लेसन प्लान, जो नहीं बना पा रहे हैं, डायरी कैसे बनानी है, कैसे नहीं, परेशान हो रहे हैं, कोई बता नहीं रहा, तो आप उनके पास प्लीज़ ये वीडियो शेयर कीजिएगा। आप मेरे इस चैनल पे वीडियो और भी देख सकते हैं, मैंने पहले भी बनाई हुई है। हिंदी के लेसन प्लान, इतिहास के लेसन प्लान बनाए हैं, इंटर्नशिप की जो डायरी है वो भी अपलोड कर दी है मैंने, तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अगर आपको और कोई लेसन प्लान बनाना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर डाल दूँगी, समझा दूँगी। और ये कमेंट भी आया था कि उन्हें पद्य की चाहिए, लेसन प्लान चाहिए, बनाना नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैंने स्पेशल डायरी तो मैंने अपनी भर दी, इसलिए मैंने रजिस्टर में ये बनाया मेहनत से 1 घंटा लगा के। तो आप ये देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।